जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और आगामी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये सीरीज आप यदि कंटिन्यू देखते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पुराने क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और नए नए तरीके आपको सीखने के मिलेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुँचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पुस्तक के भी पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप कंप्लीट देख सकते हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो? तो मतलब सभी वोट क्या है, वैध मत है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले हैं। ठीक है, जीतने वाले को 62 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 38 मिलेंगे। सीधी सी है, क्योंकि कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो जीतने वाले को 62% मिले तो हारने वाले को 38% मिलेंगे। ठीक है, अब 62 में से 38 घटा देंगे तो कितने प्रतिशत वोटों से हार गया? ये 24% वोटों से हार गया। यहाँ पे दिया गया 35,640 से जीता है, तो कितने से जीता है? 35,640 से। और कितने प्रतिशत से जीता है? 24% से जीता है। तो ये 35,640 क्या हो गई है? आपके 24% हो गई है। अब यदि हारने वाले का पूछता तो हम 38 से गुणा करवा देते। पूछा है कुल संख्या, कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100 से गुणा करवा देंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार? 24 का भाग देना 35,640 में, कितनी बार जाएगा? 24 एकम 24, 35 में एक बार भाग जाएगा और 11 शेषफल बचेंगे, 6 उतारेंगे। 116 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 24 चौके 96, 24 पंजे 120, ज़्यादा हो जाएंगे तो 96 में 4 बार जाएगा और 20 शेषफल बचेंगे। ठीक है, और 20 में आगे वाले 4 उतार देंगे। 204 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा भाग, कितना आएगा? 192। 204 में से 192 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे और लास्ट का 0 उतारेंगे। 24 पंजे 120, 1485 बार भाग जाएगा। और 1485 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,48,500 कुल वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे? 1,48,500 वोट। किस ऑप्शन में दिए गए? ऑप्शन डी में दिए गए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कोई भी हो, जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसे ही आपको करना है, आपका उत्तर सही होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से 2 गुनी होगी। 7 वर्ष पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी। विनोद की वर्तमान आयु कितनी है? उम्र से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप रोजाना करते हो। आपको मैंने बताया कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियां आएगी आपके सामने। एक तो पहले की स्थिति आएगी, एक वर्तमान की आएगी और एक बाद की आएगी। हमें सर्वप्रथम जो स्थिति पहले की दी गई है पूर्व में वह लिखनी है। यहाँ पे दिया गया कि 19 वर्ष बाद, बाद वाली हमें बाद में ही लिखनी है, पहले नहीं लिखनी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 7 वर्ष पहले, हाँ ये लिखनी है। 7 वर्ष पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी, तो मान सकते हैं कि 7 वर्ष बाद एक थी, इसकी 1 थी तो इसकी 4 थी। 1/4 का मतलब यही होगा। अब हमें क्या लिखना? वर्तमान की हमारे पास दी नहीं गई है, वर्तमान की ज्ञात करनी है, तो पहले वाली लिख लो। पहले 19 वर्ष पहले क्या बोल रहा है कि विनोद की आयु आनंद की आयु की 2 गुनी थी, इसकी 1 थी तो इसकी क्या होती? 2 थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन्हें वज्र गुणा करवाना है। वज्र गुणा करवा देंगे, 2 एकम 2 और 4 एकम 4। अब आपको वही करना जो नियम रोजाना अपनाते हो। नए अनुपात का अंतर, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 2 और 1 का अंतर 1,
और वज्र गुणा का अंतर 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 2 इंटू समयांतराल। समयांतराल कितना होगा यहाँ पे 19 वर्ष बाद की बात कर रहा, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो कुल कितना हो जाएगा 19 और 7 26 वर्ष का अंतराल हो जाएगा। 2 से 26 कितनी बार कटेगा 13 आएगा। 1 का मान 13 आएगा। ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले की उम्र दी गई 7 वर्ष पहले की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 का मान 13 आएगा तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52। तो हम कह सकते हैं 7 वर्ष पहले आनंद की आयु 13 वर्ष थी और विनोद की 52 वर्ष थी। 13 चौके 52 होते, एक चौथाई थी, बिल्कुल। अब पूछा क्या है, विनोद की वर्तमान आयु 7 वर्ष पहले 52 थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 52 और 7 59 वर्ष हो जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है 59 वर्ष आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इसी प्रकार करना, सबसे पहले पूर्व की उम्र लिखनी है, फिर वर्तमान की दी गई है तो वह लिखनी है, या फिर बाद की दी गई है तो वह लिखनी है, वज्र गुणा करवाना है और इसी प्रकार निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्यिका क्या है। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा है माध्य पूछता तो हम सीधा सीधा कर देते राशियों का योग बटा संख्या, परंतु माध्यिका पूछा। माध्यिका के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा जो भी आंकड़े दिए गए हैं। तो आरोही क्रम के लिए सबसे छोटे कौन सा होगा, यहाँ पे 11, 11 सबसे छोटा, तो 11 लिख लिया। 11 के बाद में कौन आएगा, 11 के बाद में आएगा आपका 12, तो 12 लिख लिया। 12 के बाद में क्या दिया गया 14 है, तो 14 लिख लिया। 14 के बाद में आ जाएगा आपका 18। 18 के बाद में क्या आ जाएगा, 18 से बड़ा कौन सा इनमें 22 हो जाएगा। 22 के बाद में कितना आ जाएगा, 22 के बाद में 26 आ जाएगा। 26 के बाद में क्या आएगा, 26 के बाद में 30 आएगा। 30 के बाद में 32 आ जाएगा। 32 के बाद में 35 और 41, ठीक है, हो गया आरोही क्रम में। अब हमें क्या करना, माध्यिका का हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है n+1/2। n क्या, कितने आंकड़े 10 आंकड़े, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11/2। 11 में 2 का भाग देंगे 5.5। 5.5 इसका उत्तर नहीं होगा, यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5, ये 5.5 इन दोनों के बीच में आएगा। तो 22 और 26 का जो औसत होगा वही इसका माध्यिका होगा, या 22 या 26 के बीच में जो संख्या होगी वही होगी। तो 22 और 26 को जोड़ेंगे कितना आएगा 48, और 48 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मीटर और 24 मीटर के माप के एक कमरे का फर्श है। एक कमरे का फर्श है जिसकी हो सकता है लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर, ठीक है। ये कमरे की माप है फर्श की, और उस पर आपको कालीन बिछाना 6x4 का कालीन बिछाना। तो 40x24 के फर्श पर 6x4 के कितने कालीन आएंगे ये हमें बताना। तो इसके क्षेत्रफल में हम कालीन के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, जितनी संख्या आएगी वो उतने कालीन हमें बिछाने पड़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 40 इंटू 24, और भाग किसका देंगे, कालीन का क्षेत्रफल 6 इंटू 4, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाएंगे, और 24 से 24 कैंसिल हो जाएंगे, कितने कालीन आएंगे, कुल 40 कालीन आएंगे उस फर्श पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। यदि क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो वृत्त का पूछा जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, हमें ज्ञात करनी त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर क्या करना दिया गया जो प्रश्न में 154। अब आपको क्या करना, जो आर स्क्वायर के गुणा में वो भाग में, और जो भाग में है वो कहाँ जाएगा गुणा में, ठीक है। सरल कर लेते 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, अर्थात हम कह सकते हैं 49। इसका स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का क्या करते हैं हम वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी 7 मीटर आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आसानी से सोल्व भी होगा। किस प्रकार देखिए, आपको बताया गया है कि जब कमी या वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है तो खपत में कितनी वृद्धि होगी, यह हमें ज्ञात करना आसानी से आता है। क्योंकि हमने सीखा कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। कमी हो रही है तो हम क्या करते हैं 100 में से 25 घटा देते हैं, अर्थात कितने हो जाएंगे 75% हो जाएंगी। इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे।
25 एकम 25, 25 3 75, 100/3%, या हम कह सकते हैं 33.33% की क्या करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कितनी वृद्धि कर रहा है, 1 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है। तो 1 किलोग्राम कितने प्रतिशत के बराबर है, 100/3% के बराबर है। तो 1 × 3/100 इंटू कुल संख्या क्या करने के लिए हम क्या कर देते, 100 से ही गुणा करवा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। कितने किलोग्राम है, कुल चीनी 3 किलोग्राम खरीदते थे हम, कितने रुपए में, 30 रुपए में। तो 1 किलोग्राम का कितना रुपए हो जाएगा, 30 में 3 का भाग देंगे, 10 रुपए क्या हो जाएंगे, इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य दिया गया 93.75 रुपये और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताया गया है कि सिक्के कितने कितने रुपए के, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ये तो हमारे पास प्रश्न में सिक्के दिए गए हैं। अब आपको क्या करना, जो अनुपात दिया गया उसके नीचे लिखना। अनुपात कितना दिया गया, 3:4:5। यदि 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। 50 चौके 200, 2 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे, 125, अर्थात हम कह सकते हैं 1.25 रुपये हो जाएंगे। तो कुल कितने रुपए हो गए अनुपातों के आधार पर, 3 और 2 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6.25 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आपके प्रश्न में रुपए कितने दिए गए, 93.75। तो 6.25 का भाग देना 93.75 में, ठीक है। 2 से पहले यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पर भी 2 से पहले दशमलव है। तो 9375 में 625 का आपको देना है भाग। और भाग देंगे तो हमारे पास कितने निकल कर आएंगे, इन्हें काट लेते हैं। 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 25 3 75 होंगे। कितने शेषफल बचेंगे, 18 बचेंगे। 7 उतारेंगे तो 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, 175 और 25 पंजे 125, 375 आएगा। और 625 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। 375 में 25 का भाग देंगे तो कितने निकल कर आएंगे, 375 है। और इसमें हमने भाग दिया किसका, 25 का। तो हमारे पास कितने निकल कर आ गए, हमारे पास आ गए 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 15 निकल कर आ गया। अब जो अनुपात दिया गया उसे 15 से गुणा कर दो, आपके एक एक मान आ जाएंगे। यदि 1 रुपये के सिक्के पूछिए तो 15 3 कितने हो जाएंगे, 45। 25 पैसे के पूछिए तो 15 चौके कितने हो जाएंगे, 60 और 15 पंजे 75। तो 45, 60 और 75 ये क्या है, इनके सिक्कों की संख्या है, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार कंटिन्यू वर्षों का मिश्रण दिया गया होता है, ऐसी स्थिति में दूसरे से तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये जो मिश्रण है वही चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बन जाता है। यही हमने पढ़ा है कि 2 वर्षों का जब ब्याज जुड़ जाएगा तो वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, ठीक है। तो 1460 रुपये है 2 वर्षों में, और तीसरे वर्ष में कितने हो जाएंगे, 1606। तो कितने रुपए ब्याज के जुड़ गए, हमने देखा है कि 146 रुपये ब्याज के जुड़ गए, तभी 1606 हो गए। अब 146 कितने प्रतिशत है 1460 के, हम निकाल लेंगे और वही हमारी दर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, 2 से अगला वर्ष क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। और साधारण ब्याज आपको बताया गया समय और दर के क्या होते हैं, प्रतिशत के बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, इंटू 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 146 से 146 कितनी बार कटेगा, 1 बार। और 1 को 10 से गुणा करेंगे, कितने प्रतिशत दर निकल कर आएगी हमारे पास, 10% आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार 5 है और ऊंचाई 8 है। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क है और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी मानसिक योग्यता पर निर्भर करते हैं कि आप
कितना क्वेश्चनों को समझ पाते हो। यहाँ पे जैसा प्रश्न में लिखा वैसा ही करना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो। ठीक है, दिया गया कि 2/9 भाग वयस्क है, तो हम मान लेते हैं कुल 9 है, उसमें से 2 भाग तो वयस्क है और बाकी बच्चे हैं। तो 9 में से 2 गए तो कितने बच्चे? 7/9 भाग क्या है? बच्चे हैं। और यह भी लिखा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चे 95 में अधिक हैं। तो वयस्क है 2/9, बच्चे 7/9। तो 7/9 में से 2/9 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? जो प्रश्न में दिया गया 95, वही लिखना। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 7 में से 2 घटाएंगे, 5/9 बराबर 95 है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा? भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे और वज्र गुणा करवा देते हैं। 95 इंटू क्या हो जाएंगे? 9, और 5 ऊपर गुणा में है तो 5 का भाग देंगे। 5 से 95 कितनी बार कटेगा? 19 बार। 19 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 171। तो उस पिकनिक में हमारे पास कुल 171 सदस्य थे, बच्चे नहीं थे। 171 सदस्य थे। अब हमें पूछा क्या बच्चे कितने मौजूद थे? बच्चे थे हमारे पास 7/9, अभी अभी हमने निकाला था। वयस्क है 2/9, और कुल है कितने हैं? कुल है आपके 171। अब यदि बच्चों को पूछेंगे तो बच्चों से गुणा करवा देंगे। 171 इंटू क्या हो जाएगा? 7/9। यदि वयस्क पूछता तो 2/9 से गुणा करवा दे। 9 का भाग 171 में कितनी बार जाएगा? 19 बार, और 19 सत्ते कितने हो जाएंगे? 133 हो जाएंगे। बच्चों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 133। और यदि वयस्कों की पूछता तो 19 दूने कितने हो जाते? 38। अंतर पूछता 133 और 38 का 95 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। योग पूछता 133 और 38 171 आ रहा, बिल्कुल कुल बच्चे आ रहे, मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है। आप में से पढ़ने वाला बच्चा इसे देखकर कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर देगा। किस प्रकार? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है और आपके ऑप्शन में केवल एक ही पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, तो आपका उत्तर सही हो जाता। फिर भी हम इसे ज्ञात करेंगे। किस प्रकार? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो वो क्या होती है? आपकी एलसीएम होती है। आपको बार बार बताया गया है। तो पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या तो निकाले, फिर देखेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो 4, 9 और 14 का निकालना एलसीएम कितना आएगा? 2 से काट लेते हैं, 2, 9 नहीं कटेगा, और 14 7 बार। अब सभी अभाज्य संख्या आई है, 9 में जाएगा परंतु केवल 3 का ही जाएगा, तो इसे भी नहीं करेंगे। 9 सत्ते 63, 63 दूने 126, 126 दूने 252। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 252 है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता, परंतु 252 क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 252 को अधिक गुणा करेंगे, 252 का दुगुना 504 होता है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 1008 दिया गया, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या राइट होगा? 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और 1764 में 252 का भाग भी पूरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसके द्वारा 76, 51, 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान हो। यह क्वेश्चन हो सकता है आपको नया देखने को मिला, परंतु बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम इसे सरल किस प्रकार करेंगे? इतना तो हमें पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा मतलब एचसीएफ निकालना, छोटी से छोटी पूछे मतलब एलसीएम निकालना, परंतु एचसीएफ निकालेंगे किसका? इनमें भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो पहले हम इन सभी संख्याओं का आपस में अंतर निकालेंगे और उस अंतर का आपको एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। 151 और 76 का अंतर कितना होता है? 151 में से 76 घटाएंगे 75 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? 226 और 151 का अंतर कितना हो जाएगा? 226 में से 151 घटाएंगे तो भी 75 आएगा। अब 226 में से 76 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 226 में से 76 घटाएंगे तो आएंगे 150। तो 75, 75 और 150, इन तीनों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जाता है। तो 75 ही होगा इनका। 75 का 75 में भी जाता है, 75 में भी जाता है, 150 में भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो आपको एक बात बताई थी कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल दोनों ट्रेनों की चालों का योग होगा। ठीक है,
यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों ट्रेनों की चालों का योग होने वाला है। अब आपके पास दिया गया है कि 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, और दूरी क्या होगी, दूरी चाहे विपरीत दिशा में चलो या समान दिशा में चलो, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 130 और 150 कितने हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे। तो 280 मीटर की दूरी है, 7.2 सेकंड का समय है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। अब ये समय दिया गया सेकंड में, दूरी दी गई है मीटर में, परंतु आपको तो निकालना किलोमीटर प्रति आवर में, क्योंकि ऑप्शन सभी किलोमीटर प्रति आवर में, और लिखा भी है प्रश्न में योग प्रति घंटे होगा। तो किलोमीटर प्रति आवर के लिए हम क्या कर देते हैं, 18/5 से गुणा करवा देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, 5/18 से गुणा करवा देते, उल्टा करवा देते। यह पॉइंट हटा दो और एक जीरो और उतार दो यहाँ पे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 से 28 तो कितनी बार कटेगा, 7 चौके 28, 700 बार। 700 में 5 का भाग 14, 5 70 और एक जीरो उतार देंगे, कितना हो जाएगा, 140 मीटर क्या सॉरी 140 किलोमीटर क्या आ जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। और सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में है तो दोनों का योग हो जाएगा, और पूछा योग है तो योग 140 ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी योग्यता पर आधारित है और आपको सूत्र का ध्यान होना अनिवार्य है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब होता है। अब इस भुजा को हमने आधा कर दिया, मान लो 1/2 कर दिया, तो सभी का इसका भी पूरा का क्यूब होगा, और 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 8 होगा, तो 1/8 गुना हो जाएगी, चाहे कितनी भी दी गई हो। यदि आधा कर देंगे, यदि पूछ ले कि दुगुना कर दे, दुगुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा। 3 से कर देंगे, 3 का क्यूब 27 होगा। यदि गोले के आयतन का और घन के आयतन का एक ही नियम होगा, क्योंकि गोले के आयतन में भी क्या होता है, गोले के आयतन में त्रिज्या में परिवर्तन होगा, और त्रिज्या का क्या होता है, क्यूब होता है। इसी प्रकार घन में भी क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो जितना गुणा किया जाए उसका क्या हो जाएगा, क्यूब के बराबर इसके आयतन में अंतर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि ए बी को 25% लाभ पर एक घड़ी बेचता 300 रुपये में। ठीक है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य एक के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है परंतु है शानदार। किस प्रकार का दिया गया कि एक के पास एक घड़ी है और वह इसे बेचता है 25% लाभ पर बी को। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक का क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि पूछा भी यही है कि एक के क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य एक के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 300 तो विक्रय मूल्य हो गया, ए बेच रहा है, बी के लिए 300 क्रय मूल्य है, परंतु एक के लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 300 रुपये में बेच रहा, कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा 125, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। ठीक है, 25 से 4 बार कटेगा 100 और ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 300 कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, 60 बार, और 60 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 240 रुपये क्या है, एक का क्रय मूल्य है, और ए इसे 300 में बेचता, तो बी का क्रय मूल्य 300 हो गया। अब सी का क्रय मूल्य क्या आएगा, सी को बी क्या करता, 10% हानि पर बेचता, तो बी का क्रय मूल्य 300 है, और इसे 10% हानि पर बेचेगा, जो सी का क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो कितने में बेचेगा, 90% पर बेचेगा, 10% हानि का मतलब 0 से 0, 0 से 0, 9 3 कितने होते हैं 27, 270 रुपये क्या हो गया, सी का क्रय मूल्य हो गया। तो 240 एक का क्रय मूल्य, 270 सी का क्रय मूल्य है। कितने प्रतिशत है, सी का पूछा है, सी का 270 है। किसका पूछा है, एक के ऊपर पूछा है, तो एक का 240 है, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 3 के पहाड़े से ये 9 बार और ये 8 बार कटेगा। ठीक है, 4 के पहाड़े से 125 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार। 25 नम्बे कितने हो जाएंगे, 25 नम्बे 225 होते हैं, 225 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 112 पॉइंट कितने हो जाएंगे, 112.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आ गए होंगे आसानी से। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके एक शब्दकोश के आधार पर दिया गया कि अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे दिया गया सीरीज है, सिंगिंग है, सिक्योर है, स्किल है, और यह सभी में पहला अक्षर एस है हमें देखना। ठीक है, उसके बाद के अक्षरों को देखना।
इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो ये दो तो बाद में आएंगे क्योंकि आई बाद में आता है और ई पहले आता है। तो अब इन तीन में से कौन सा पहले आएगा? ठीक है, इन तीन में से एस ई एस ई एस ई सी, इसमें एस ई आर है तो ये बाद में आएगा, इन दोनों में से पहले आएगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी यू है, आर है और ई है। इतना रुक गया तो ये 3 नंबर वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद में 5 नंबर वाला आ जाएगा। तो 3 5 आएंगे पहले, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 2 ऑप्शन हमने काट दिए। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? उसके बाद में कन्फर्म है 1 नंबर वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें ही है केवल। अब हमारे पास कौन सा आएगा? 2 और 4 में से कौन सा पहले आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया? 2 में दिया गया SING और 4 में दिया गया SIC। तो N से C पहले आता है तो पहले 4 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। तो 3 5 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया कि यदि किंग्स को किसी शब्दों में कोडित किया गया तो क्यून को कैसे किया जाएगा? तो किंग्स को किस प्रकार किया गया ये हमें देखना। K 11 पे आता है, I 9 पे आता है, N कितने पे आता है? 14 पे, और G आता है आपके 7 पे, और S आता है 19 पे। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ से इधर से शुरू किया। ठीक है, S 19 पे आता है और S से एक पहले R 18 पे आ जाएगा। G 7 पे आता है, 6 पे F आया है। ठीक है, N कितने पे आया? N आया है आपके 14 पे तो M आ गया 13 पे, I 9 पे तो H 8 पे, K 11 पे तो J 10 पे। ठीक है, एक एक कम किया गया, वो भी उल्टे क्रम से उठाकर। यहाँ पर भी हमें यही करना है, यहाँ से N से उठाना 14 पे, 13 पे कौन आएगा? M आएगा। पहला अक्षर M आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम निकाल कर देख लेते। E 5 पे आता 4 पे कौन आएगा? D आएगा। E 5 पे आता 4 पे D आएगा। U 21 पे आता BT 20 पे T आएगा, और Q 17 पे आता 16 पे P आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उसे चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 63 81 121 225, क्या अलग है इनमें? 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है। 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर। 121 किसका होगा? 11 का स्क्वायर, परंतु 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि L और M N की संतानें हैं। ठीक है, N की क्या है? संतानें हैं L और M। ये दोनों पुत्रियां हो सकती है, N की पुत्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और N इसका पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, परंतु आगे कुछ और लिखा। N L का पिता है तो ये क्या है? इसका पिता है, तो इसका भी पिता ही होगा, निश्चित है। तो N क्या है? इन दोनों का पिता है, और L और M इसके क्या हो सकते हैं? पुत्र हो सकते हैं, पुत्रियां हो सकती है, जो भी है हमें अभी पता नहीं। और क्या लिखा? L N की पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसकी क्या हो सकती है? बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, जो भी है। M N का पुत्र नहीं है, और ये पुत्र नहीं है, मतलब ये भी क्या है? पुत्री है, तो ये निश्चित हो गया ये पिता है, और ये दो इसकी क्या है? पुत्रियां हैं। तो L और N आपस में क्या हो गई? आपस में बहनें हो गई। ठीक है, भाई नहीं होंगे, भाई एक भाई बहन नहीं होगा, चचेरे भाई बहन भी नहीं होंगे, दोनों क्या बहन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। ठीक है, हमारे पास दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर होती है, ये दक्षिण है, ये पूरब, और ये क्या हो जाएगी? पश्चिम। अब क्या लिखा है कि ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर की दूरी चलती है, यहाँ से इधर चलेगी 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ती, इधर मुड़ेगी और 1 किलोमीटर चलती है, लगभग इतनी। अपने घर से किस दिशा में है? इस दिशा में। ये दिशा कौन सी हो गई? ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, तो घर से दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे, और आप यदि रोज़ाना 20 से 30 मिनट निकाल कर ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप नए नए क्वेश्चन सीखोगे, और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये नहीं आएंगे तो इस तरह के कोई दूसरे आएंगे, तो भी आप आसानी से उत्तर कर पाओगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइबर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी के आधार पर हम आगे वीडियो बनाते रहते हैं। और इसके साथ ही हम जल्दी शुरू करने वाले हैं आपके लिए गणित के लिए बेस्ट RS अग्रवाल की पुस्तक के प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।